हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज का। एंड लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिए। एंड हम जो कि कल जहाँ से छोड़ा था हम वहाँ से आज क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल ई पार्ट तक कर लिया था, हमने किसकी ई पार्ट्स तक कर लिए थे, मतलब कि बी पार्ट तक कर लिया था, जो कि हमारे एग्जाम्स होते हैं। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो हम उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम ई पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, any expenditure, any expenditure actually incurred, actually incurred, actually incurred by him, him on his, on his medical treatment, on his medical treatment, medical treatment, medical treatment, or treatment of, or treatment of, treatment of any member, of any member of his family, of his family, of his family for any, for any, for any illness, illness related to COVID-19, COVID-19, subject to conditions, subject to conditions, to conditions, conditions, and notified by the central government, बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ पर खर्चा करता है आपके लाइक का मेडिकल ट्रीटमेंट में, और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फैमिली का कोई भी मेंबर है उसका ट्रीटमेंट में कुछ भी खर्चा करता है रिलेटेड टू कोविड 19। ठीक है, बट ये आपकी एक कंडीशन आती है जो कि आपको कोविड 19 में करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नोटिफाई कर रखा है, एंड जो उस पर आपको जो भी खर्चा करोगे, आप उस पर एक्सपेंडिचर करोगे, वो आपके, ठीक है, एग्जाम होती है अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होता है आपका एग्जाम होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका बाय अ मेंबर, बाय अ मेंबर, बाय अ मेंबर, बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, फर्स्ट, फर्स्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, from the employer of the deceased person, deceased person, deceased person without any limit, without any limit, any limit. Second, second, from any other person, from any other person, from any other person, other person, or persons, or persons, persons to the extent, to the extent, to the extent that such money, that such, that such sum or aggregate, or aggregate, or aggregate, aggregate of such sums, such sums under 10 लाख या 10 लाख से कम होगा। ठीक है,
तो क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। अगर अगर एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो कौन सा डिसीज पर्सन है, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट, वो क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, ये चीज हो गया हमारा क्लियर हो गया आपका, जो कि एग्जाम्प्ट वाला टॉपिक्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। एंड इसके बाद आता है आपका फैमिली पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फैमिली पेंशन वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है आपका, फैमिली पेंशन। तो पहले क्या करेंगे, हम राइट डाउन करेंगे, देन क्या हम करेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला जो इतने एग्जाम्स है, ठीक है, इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फैमिली पेंशन। अब कौन सा टॉपिक आता है हमारा, फैमिली पेंशन। रेगुलर पेमेंट, राइट डाउन करेंगे पहले। रेगुलर पेमेंट गिवन, रेगुलर पेमेंट, पेमेंट गिवन, गिवन बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट is called, is called, is called pension, is called pension. and and it is, and it is taxable, taxable, taxable under the head, under the head, under the head, under the head salary। अगर पेंशन क्या होता है, अगर जो आपको रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, रेगुलर जो कि एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, देन उसके बाद जो कि उसे अमाउंट मिलती है, जो कि पेमेंट मिलता है, ठीक है, वो क्या मिलता है आपको, वो होता है आपका पेंशन अमाउंट। ठीक है, और ये किसमें आपका टैक्सेबल होता है, अंडर दी हेड सैलरी के अंदर में क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। एंड आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर द डेथ ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद, ठीक है, तो उसका बाद पे क्या आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मे पे, मे पे, पे सम पेंशन, सम पेंशन, सम पेंशन, पेंशन टू द फैमिली, टू द फैमिली, टू द फैमिली, पेंशन टू द फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ द, मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। एंड इट इज कॉल्ड, and it is called, it is called, it is called family pension, it is called family pension। ठीक है, ऐसा अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एंड एम्प्लॉय क्या देता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को क्या दे देता है, एज अ कुछ अमाउंट दे देता है, लाइक अ पेंशन हो गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन कहते हैं। ठीक है, इट इज टैक्सेबल, इट इज, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, अंडर द हेड अदर सोर्सेज, सोर्सेज। अगर एज अ, अगर आप रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, वो किसके अंदर में आती है, आपकी टैक्सेबल होती है अंडर दी हेड सैलरी के अंदर। अगर आफ्टर डेथ, जो कि एम्प्लॉय की आफ्टर डेथ हो जाती है, एंड ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है वो उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या देता है, एज अ पेंशन देता है। तो जो कि आपकी फैमिली पेंशन होती है, वो किस में टैक्सेबल होती है, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, बट एज पर सेक्शन, बट बट एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, but as per section 57, 57 deduction is allowed, is allowed to one third, to one third of such pension, of such pension, such pension, pension, but maximum, but maximum, maximum rupees 15,000, rupees 15,000। अच्छा, ये क्या कह रहा है हमारा,
जो बट एज पर दी सेक्शन 57 क्या कहता है, जो कि आपको डिडक्शन अलाउड होगा कितना होगा, वन थर्ड होगा, क्योंकि सच अमाउंट या फिर होगा आपका, ठीक है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है आपको डिडक्शन अलाउड हो सकता है सिर्फ 15,000 तक का। इससे ज़्यादा का आपको डिडक्शन अलाउड नहीं हो सकता। एंड फैमिली पेंशन के बाद इसके बाद कुछ एग्जेम्पशन आते हैं। ठीक, एग्जेम्पशन कौन से आते हैं? फैमिली पेंशन पे भी कुछ हमारे एग्जेम्पशन आते हैं, उसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, देन क्या करेंगे, हम समझेंगे। ठीक, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन यानी कि छूट कह सकते हो आप। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, और फैमिली पेंशन, पेंशन। ठीक है, फर्स्ट ये क्या था आपका, ये इसमें क्या था आपकी डेफिनेशन आती, पेंशन क्या होता है, आफ्टर डेथ, डेथ के केस में जो कि फैमिली को मिलता है उसे क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन। कि किसका एग्जेम्पशन है आपका, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन। तो हम इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन के कुछ एग्जेम्पशन को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट एग्जेम्पशन। ठीक है, दी फैमिली पेंशन रिसीव, दी फैमिली फैमिली पेंशन रिसीव, pension received pension received by the widow widow, all children or children children or or nominated or nominated hires heirs, है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कह सकते हैं, जैसे कैसे कंपनी में क्या कहते हैं, हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। एंड जो कि ठीक है, एग्जाम्पशन किनको मिलेगी, जो कि फैमिली पेंशन किसको रिसीव्ड होगी, जो कि विडो होगा या फिर उसका कोई चिल्ड्रन होगा या फिर नॉमिनेटेड हायर होगा। ठीक है, ऑफ अ मेंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द आर्म फोर्सेस फोर्सेस इंक्लूडिंग 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 paramilitary paramilitary military forces paramilitary forces paramilitary forces of the union where the death where the death where the death of such member such member such member has occurred in the in the course of in the course of operational duties operational duties operational duties in in specified specified circumstances 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 would would however 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 be exempt under section 1019। ठीक है, ऐसे ये कहते हैं कि अगर कोई भी अगर फैमिली की जो कि पेंशन जो कि डेथ हो गया, आफ्टर डेथ जो कि फैमिली पेंशन किसको रिसीव होगी, विंडो की होगी या फिर चिल्ड्रंस की होगी या फिर नॉमिनेटेड पार्टनर। अगर कोई भी ऐसा, अगर ना कि नॉमिनेटेड हायर्स है या फिर विडो या फिर कोई चिल्ड्रन है, ना कि उनके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो या फिर नॉमिनेटेड कह सकते हो। ठीक है, तो उस केसेस में अगर कोई नहीं है तो जो कि होगा आर्म फोर्सेस के, जो कि इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि वो गवर्नमेंट के ही खाते में रह जाएगी। देखो कौन यूज़ कर लेगा, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंक्लूडिंग जो कि हो जाएगा उसमें यूज़ हो जाएगा, आर्म फोर्सेस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ में एक्सटेंशन में वो खर्चा हो जाएगा उसमें। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम तो मिलती है अंडर सेक्शन 1019 में क्या मिलेगी आपको, एग्जाम होगी। एंड सेकेंड, इसके बाद सेकेंड सेकेंड द फैमिली पेंशन रिसीव द फैमिली पेंशन पेंशन रिसीव फैमिली पेंशन रिसीव
by any member by any member of the of the family family of an of an individual of an individual who who had been had been had been in the in the service of in the service of central and state government central and state government and state government central and state government and and had been awarded awarded परमवीर चक्र परमवीर चक्र वीर चक्र चक्र परमवीर चक्र और वीर चक्र और वीर चक्र चक्र और वीर चक्र और अदर नोटिफाइड अदर नोटिफाइड अदर अदर नोटिफाइड notified notified gallantry 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 awards would be exempt under under section under section 10 18 second तो इसमें क्या होगी आपकी एग्जाम हो जाएगी जैसे कि आपका फैमिली पेंशन रिसीव होता है फैमिली का अगर कोई भी मेंबर है ऑफ एन इंडिविजुअल केस में अगर उसका कोई फैमिली मेंबर्स है ठीक है एंड उसको कुछ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड होती है अगर अवॉर्डेड है कोई परमवीर चक्र और वीर चक्र से या फिर अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड से तो वो क्या होगी एग्जाम हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 18 सेकंड की जो होगी वो एग्जाम हो जाएगी एंड इसके बाद आता है आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट पेमेंट ऑफ compensation from the government. That is your topic. Next topic write down करेंगे next taxability 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 of interest taxability of interest received on received received on late payment late payment late payment of compensation from the from the government government ठीक है इसकी हेडिंग से समझते हैं पहले की जो कि आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ठीक है लाइक लेट पेमेंट है आपको लेट पेमेंट थी ठीक है उससे क्या हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ठीक है और कंपनसेशन किससे मिल रहा है आपको गवर्नमेंट से और टैक्सेबिलिटी की बात करें ठीक है तो पहले क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे देन कितने हमें टैक्सेबिलिटी होगी ठीक है कितने का आपको एग्जाम तो मिलेगा वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे ठीक है पहले क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे देन क्या करेंगे समझेंगे ठीक है फर्स्ट एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन as per section 145A 145A interest received interest received interest received for for late payment late payment late payment of of compensation 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 from the government from the government from the government from the government or other other similar similar agency in connection agency in connection
in connection in connection with with compulsory with compulsory acquisition acquisition of land or building land or building shall be shall be be taxable shall be taxable shall be taxable in the year year in which in which in which it has been it has been it has been received and received and received and it will be taxable and it will be taxable under the head under the head under the head other sources other sources. However however, deduction shall be deduction shall be shall be allowed 50% 50% of interest सच इंटरेस्ट ठीक है। आखिर कहने क्या चाहते हैं, जो हमारा सेक्शन 145 ए है, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है एज अ लेट पेमेंट या फिर कंपनसेशन गवर्नमेंट से रिसीव्ड होता है या फिर आपको कोई सिमिलर एजेंसी से क्या मिलता है, आपको कोई कनेक्शन है, ठीक है, एज अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, तो इस केस में आपको जो कि टैक्सेबल कौन सा होगा, आपका उसी ईयर में क्या होगा, टैक्सेबल, एंड इट हैज बीन रिसीव्ड एंड इट विल बी टैक्सेबल। ये किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, आपका अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। एंड इस केसेस में आपको जो कि डिडक्शन कितना मिलेगा, आपको 50% जो कि होगा इंटरेस्ट का, 50% क्या होगा आपका एंड डिडक्शन अलाउड होगा उस केसेस में, ठीक है। कौन से केस में, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट के केस में। एंड इसके बाद आता है आपको कैजुअल इनकम की क्या था, आपका सेक्शन नंबर 56 एंड कैजुअल इनकम में जो कि फ्लैट रेट कितना होता है, एंड आपको होता है 30% फ्लैट रेट होता है। एंड उसमें आपको ठीक है कोई डिडक्टेबल अमाउंट नहीं मिलते, लाइक आप जैसे कि आप कोई भी या लाइक आप जैसे लॉटरी टिकट ऐसा आपने परचेज करी है, मान लीजिए 1 लाख की परचेज करी, और ऐसा अगर आप जीत भी जाते हो, लाइक आप 5 लाख रुपीज आप विन कर जाते हो, तो उस केस में आपने जो परचेज करा था 1 लाख, वो डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि होल अमाउंट पर क्या लगता है, आपका टैक्सेबल होता है, फ्लैट रेट होता है 30%। उस चीज़ को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। कैजुअल इनकम हेडिंग डालेंगे, कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम कौन सी होती है, लाइक गैम्बलिंग हो गया, जैसे हॉर्स रेसिंग पे बैटिंग लगाते हैं, ठीक है, लाइक वो भी क्या हो गया आपके, फिर कैजुअल इनकम के अंदर में आपका आते हैं। और जो कैजुअल इनकम होती है वो किसमें आपके टैक्सेबल होती है, अंडर दी अदर सोर्सेज के अंदर में क्या आती है, टैक्सेबल होती है, ठीक है। राइट डाउन करते कैजुअल इनकम अंडर अंडर सेक्शन सेक्शन 224(9) कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम shall include shall include include क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कार्ड गेम्स कार्ड गेम्स क्रॉसवर्ड पजल्स क्रॉसवर्ड पजल्स वर्ड पजल्स क्रॉसवर्ड पजल्स एंड बैटिंग रेसेस 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 में क्या आपका इंक्लूड है, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस हॉर्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस हॉर्स रेसेस, ठीक है। एंड एनी गेम शो ऑन
show on electronic media, electronic media, electronic media, electronic media, or or any other gambling, any other gambling, gambling, while while computing, 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 income income from, from casual income, from casual income, income from casual income as per section, as per section, as per section 58 for 58 for no expenditure, no expenditure, no expenditure, or allow allowances, allowances और डिडक्शंस आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। जो आप उस पे जैसे कि लॉटरी टिकट को आप खरीदने जो आपने परचेज करी थी 1 लाख की खरीदी थी, तो यानी कि जो आपने एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है, जो उस पर आपको जो कि आपकी अगर इनकम हो जाती है, ठीक है, अगर आप विन कर जाते हो तो 5 लाख का आप विन करिए तो उसमें से आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो उसी चीज़ को आप लिखने हैं, ठीक है। डिडक्शन शैल बी शैल बी shall be allowed, allowed, and and accordingly, and accordingly, the gross receipt, the the gross receipt itself, itself shall be considered, shall be considered, considered, shall be considered to be income, to be income, ठीक है। तो इसका ये नीचे एक एग्जांपल भी लिख लेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या लिया था हमने, एग्जांपल ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हमने, क्या लेते हैं, जो कि मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स से एक्स ने क्या करा था, लॉटरी टिकट को क्या करा था, परचेज किया था, ठीक है। लॉटरी टिकट को क्या करा था, परचेज करा था मिस्टर एक्स ने, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज, परचेज लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट, टिकट कितनी की करी थी, 1 लाख की करी थी, लॉटरी टिकट परचेज करी थी। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऊपर डिफाइंड करा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा हो चुका है। एंड इसके बाद अगर विन कर जाता है, ठीक है, मिस्टर एक्स विन कर गई, ठीक है, लॉटरी टिकट खरीदी थी, बाई चांस उनका पता लक का अच्छा, तो विन कर गए 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसके केस में जो आपका 1 लाख का क्या हुआ था, आपका एक्सपेंस जो कि एक्सपेंडिचर करा था आपने, वो आपका उस पर कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको उस पर कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो जो कि आपका, और इसके केस में आपका फ्लैट रेट कितना बताया था, फ्लैट रेट कितना था आपका, 30% का था फ्लैट रेट, ठीक है। तो यानी कि जो कि आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगा, ठीक है, वो टैक्सेबल अमाउंट आपका 5 लाख होगा, ना कि आप उसमें से जो कि 5 लाख में से 1 लाख का कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपकी टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा आपका 5 लाख का अमाउंट, ठीक है, उसमें से कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपने खर्चा करा वो भी कोई डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम। एंड इसका जो सेकंड में क्या लिखेंगे हम, और इसका फ्लैट रेट, ठीक है, जो कि फ्लैट रेट कितना है, फ्लैट रेट कितना है, 30%, 30% जो कि होता है फ्लैट रेट है, ठीक है। एंड आपको मैंने बता दी जैसे कि ऊपर, ऊपर कितनी आई थी आपकी टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर क्या निकालोगे आप, 30%, 5 लाख के ऊपर 30%, 1,50,000, that is your taxable amount, that is your taxable amount। अब थर्ड लिखेंगे, if amount if amount received is given, received is given
is given, then then such amount, then such amount shall be, shall be grossed up, grossed up, grossed up, grossed up in order to, in order to, in order to arrive at, arrive at, at casual income earned, casual income, income earned, ठीक है। जैसे कि कितना निकालोगे, जो कि अमाउंट था, कौन सा था, टैक्सेबल अमाउंट, कितना आपका टैक्सेबल अमाउंट, एंड उस पर जो कि आपका टैक्सेबल था, कितना था आपका टैक्सेबल, ठीक है, 5 लाख क्या था टैक्सेबल, एंड उसका क्या निकाला था आपने, फ्लैट रेट 30%, डेट इज योर टैक्सेबल अमाउंट, या फिर कह सकते हो आपके टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल, ठीक है, डेट इज योर टैक्स पेबल। तो क्या निकल के आएगा आपका टैक्स पेबल, जो कि आपको कैजुअल इनकम पे टैक्स पे करना है, ठीक है, डेट इज योर, जैसे कि आपका आ गया था जो ऊपर कराया था हमने फर्स्ट में एग्जांपल, सेम एग्जांपल से, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे पहले, क्वेश्चन करते हैं कैजुअल इनकम का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है जो कि मिस्टर एक्स परचेज वन वन लॉटरी टिकट लॉटरी टिकट टिकट ऑफ रुपीज 10,000 and there was there was winning of winning of winning of rupees 12 lakh, rupees 12 lakh 12 lakh, and he has no other income, no other income, no other income, calculate calculate his tax liability, ठीक है, his tax liability, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कह सकते हो, या फिर आप टैक्स पेबल कह सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको राइट डाउन करवाया था, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी भी कह सकते हो आप, टैक्स पेबल भी कह सकते हो। अब आप कैसे निकालोगे, इसमें आपका कोई अदर इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले सॉल्यूशन क्या करते हैं, आपकी जो कि आपने लॉटरी टिकट परचेज करी थी, परचेज कितने में करी थी, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक्सपेंडिचर कितने का हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है 10,000 का, क्या हो गया हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, 10,000 क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, और जो लॉटरी टिकट पे एज आप विन करे हो, ठीक है, तो विन कितनी का करा है आपने, विन कितना कर लिया, अमाउंट 12 लाख क्या कर लिया, विन कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या आप इसके केस में क्या एक्सपेंडिचर को आप डिडक्ट करोगे, हमारा डिडक्ट नहीं होता है इन द केस ऑफ द कैजुअल इनकम, एंड फ्लैट रेट कितना लगता है आपका 30%, ठीक है। तो आपके जो कि आपका टैक्सेबल कितना होगा अमाउंट, टैक्सेबल कितना होगा 12 लाख, एंड टैक्स लाइबिलिटी या फिर टैक्स पेबल कैसे निकल के आएगा, ठीक है, 12 लाख पर जो कि फ्लैट रेट कितने आता है, फ्लैट रेट कितना है 30%, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 3,60,000, डेट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, या फिर कह सकते हो आप टैक्स पेबल, ठीक है। तो 3,60,000 क्या होगा आपका टैक्स पेबल हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद जो कि बात करते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन गेम्स हो गए, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स लाइक जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, ये भी आपका कैजुअल इनकम का ही है, ठीक है। तो इस पे एप्लीकेबल रेट ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, दैट इज योर सेक्शन नंबर 115 BBJ, ठीक है, उसे राइट डाउन करेंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे, एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल 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 रेट ऑफ टैक्स in respect in respect of in respect of in respect of winning from winning from online games, online games online games, like a section, that is your section 115 BBJ, that is your
ऑनलाइन, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई भी ठीक है गेम खेलते हो आप, उसमें विनिंग होता है तो उसके इसमें क्या होगा उसको पहले राइट डाउन करेंगे। ठीक है, कैजुअल इनकम हो चुका है। तो एक आ गया हमारा ऑनलाइन गेम्स वाला। ठीक है, फर्स्ट दिस सेक्शन प्रोवाइड फर्स्ट दिस sections provide this section provide this section provides that net winning net winning net winnings from from any online games online games games would be taxed would be taxed would be taxed at the at a flat rate flat rate of flat rate of 30%। 30% का क्या लगता है आपका रेट लगता है, कैजुअल इनकम होगी आपकी। ठीक है, ऑनलाइन गेम से आप जो भी आपको विनिंग अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपकी कैजुअल इनकम होगी, एंड कैजुअल इनकम पे कितना लगता है आपका 30%, एंड प्लस क्या होगा आपका सरचार्ज सरचार्ज इफ एप्लीकेबल इफ एप्लीकेबल इफ एप्लीकेबल प्लस प्लस जो कि फ्लैट रेट 4% किसका होता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एजुकेशन सेस जो कि हमने ये पूरे क्वेश्चंस को इसमें कर लिए थे, हमने कंप्यूटेशन और टैक्स लाइबिलिटी के अंदर में कर लिए थे। लाइक कैजुअल इनकम से कैसे निकालते हैं, जो आपकी कैजुअल इनकम होती है वो किसमें आपकी आती है, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में जाती है, टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम। ठीक है, क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम ऑनलाइन गेम। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, a game that is offered 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 on the internet on the internet on the internet on the internet and is accessible 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 by a user by a user through a computer through a computer through a computer through a computer resource 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 including including any any telecommunication telecommunication communication telecommunication device। ठीक है, तो आखिर हमारा मीनिंग में क्या आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी है, जैसे कि हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है, फोन हो गया, कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर, ठीक है, क्या करते हो आप गेम प्लेइंग करते हो, फोन में करते हो चाहे कंप्यूटर में करते हो, एंड वहां से आपको जो ठीक है वो क्या होगा आपका, ठीक है वो क्या है आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं ऑनलाइन गेम। ठीक है, एंड इसके ऊपर आता है थर्ड पॉइंट, नो एक्सपेंडिचर। थर्ड क्या आता है, नो एक्सपेंडिचर नो एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस allowances can be allowed can be allowed from from such income। जो आपकी ऑनलाइन गेम है किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में। और जब हमारा अदर सोर्सेज में लाइक अभी ये क्या होगा आपका कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वो कोई भी अलाउड नहीं होता उस केस में। ठीक है, यही चीज इसमें भी आपका। एंड फोर्थ पॉइंट फोर्थ फोर्थ पॉइंट
Fourth point, deduction chapter, deduction under chapter 6A is not allowable allowable from from such income from such income such income। ठीक है, आपको अंडर चैप्टर 6 में भी कोई आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होता है। एंड उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड 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 बेसिक assumption limit बेसिक assumption limit बेसिक assumption limit limit is also not permitted not permitted against against such income। ठीक है, आई होप आपका पूरा का पूरा कैजुअल इनकम क्लियर हुआ होगा एंड आपको ऑनलाइन गेम्स वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या आता है आपका, ठीक है, तो वो भी हम पहले समझेंगे। ठीक है, पहले आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, जो कि सेक्शन नंबर 115 BBJ का आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, उसकी क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की। ऑल क्लियर। ठीक है, एंड चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, और जिस भी बच्चों को जल्दी से क्या करना है, अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इस मंथ के एंड तक आपका चार्ट तो पूरा का पूरा सारे के सारे कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। वो भी टैक्सेशन आपका इसमें DT भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही कंप्लीट करा दी जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, पहले राइट डाउन करते हैं, फिर इसे समझेंगे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आखिर है क्या। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स a लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी taken by an SEC by an SEC on the life on the life on the life of his employee employee or any person or any person person who is or was connected was connected was connected in any manner in any manner in any manner whatsoever 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 within the business within the business of the SEC of the SEC of the SEC। ठीक है, जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, वो एक तरीके का क्या है, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि एसईसी कराता है। ठीक है, एसईसी कराता है। ठीक है, कौन कराता है, एसईसी कराता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस इम्प्लॉयज को कराता है, जो यानी कि आप कह सकते हो एम्प्लॉयज का क्या कराता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, या फिर कोई भी पर्सन का कह सकते हो,
ठीक है, कराते हैं, वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, वो आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस ऑफ द एसएससी। ठीक है, एसएससी क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपका कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय, ठीक है, तो पहले कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अमाउंट रिसीव्ड रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, एंड आपका आएगा टैक्सेबल अंडर दी हेड, टैक्सेबल अंडर दी हेड। ठीक है, किसके अंदर में टैक्सेबल हो रहा है वो चीज बतानी है आपको। अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, लाइक आपको एम्प्लॉय से क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, वो किस में आपका टैक्सेबल होगा, अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में। हाँ, ठीक है, और अगर एम्प्लॉय से अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो किस में टैक्सेबल होगा, एज ए सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर में क्या होगा, हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो आपको जब सैलरी रिसीव होती है, कौन देता है आपको, एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉय को सैलरी, तो वो क्या आता है आपका सैलरी के अंदर में टैक्सेबल होता है। एंड इसके बाद आता है आपका लीगल हायर लीगल हायर लीगल हायर ऑफ ई ऑन ऑन डेथ ऑफ ई। तो बताइए किस में आपका होता है, वो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, वो किस में होता है आपका, अदर सोर्सेज के अंदर में। अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होता है आपका, टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या डालोगे, ठीक है, सेक्शन नंबर 10, क्लॉज नंबर 10 डी, जो कि अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या हो रहा है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो उस चीज़ को समझेंगे फिर। पहले हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पहले क्या डालेंगे, हेडिंग सेक्शन 10, सेक्शन 10 10 और 10 डी, 10 डी अमाउंट रिसीव्ड रिसीव्ड अंडर अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपका है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सिंपली जैसे कि हमने पहले क्या सीखते हम, कि हेडिंग से ही कि हमें क्या पता चला कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो रहा है, एंड वहाँ से क्या हो रहा है, आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या आपका टॉपिक है, तो राइट डाउन करेंगे। एनी सम रिसीव्ड एनी सम रिसीव्ड सम रिसीव्ड एनी सम रिसीव्ड अंडर अंडर लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम including the sum including the sum including the sum allocated 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 by way of way of bonus bonus on on such policy such policy such policy। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट का लिखोगे आप, प्रीमियम पेबल प्रीमियम प्रीमियम पेबल प्रीमियम पेबल for for all the years all the years all the years during the term of the policy, the term of the policy of the policy term of the policy do not exceed do not do not exceeds do not exceeds 10% of the 10% of the capital sum 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 does not exceed 10% of the actual डालेंगे of the actual capital sum assured is exempt is exempt।
ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, ठीक है, चाहे वो सम एलोकेटेड हो या फिर वे ऑफ बोनस हो, ठीक है, कोई सी पॉलिसी हो, एंड उसमें से अगर आपको प्रीमियम पेबल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर में एंड टर्म ऑफ द पॉलिसी डज नॉट एक्सीड, नहीं करता अगर 10% को, जो कि एक्चुअल कैपिटल है, वो क्या होता है आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाती है। एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने एक बार में आपको क्लियर करा दी थी, क्योंकि ये वाला एंड जो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दोनों क्या एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसके बाद आता है आपका प्रीमियम पेबल फॉर, प्रीमियम पेबल फॉर पेबल फॉर प्रीमियम पेबल फॉर एनी ईयर, फॉर ईयर एनी ईयर ड्यूरिंग द term of the policy, term of the policy term of the policy exceeds, term of the policies exceeds 10%, अगर 10% को अगर एक्सीड कर जाती है, ठीक है, कौन सा प्रीमियम पेबल होता है जो कि, देखो, अगर 10% को क्रॉस कर जाता है, पहले क्या था हमारा, अगर क्रॉस नहीं करता वो क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्या था, क्रॉस नहीं करता, सेकंड क्या क्रॉस कर जाता है, तो ऑफ दी of the actual capital sum assured is क्या हो जाती है, हमारा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ठीक है, वेयर एनी सम एनी सम is received is received is received on the death of a person, on the death of a person of a person, it is it is it is fully exempt, it is fully exempt exempt from from tax under section 10 10D, ठीक है। अगर आप कोई भी रिसीव्ड होता है एज अ डेथ हो जाती है पर्सन को, ठीक है, तो वहाँ से आपको कोई भी अमाउंट जो कि एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ से रिसीव्ड होती है, तो किसमें आपकी वो फुल्ली क्या होगी, आपकी एग्जाम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 10D में, के अंदर क्या होगा आपको फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, उस पर आपको कोई भी टैक्स देना जरूरी नहीं है, ठीक है, देना ही नहीं है, पहली बात तो जरूरी क्या देना ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, डालिंग एडिंग, नेक्स्ट, इनकम इनकम फ्रॉम फ्रॉम letting out of letting out of letting out of plant and machinery plant and machinery and machinery machinery or or furniture furniture under section 56 to second, ठीक है। तो पहले क्या, अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर करते हैं, लेटिंग आउट करते हैं एंड वहाँ से इनकम जनरेट होती है, तो उसके साथ में क्या होगा, तो उसको अब राइट डाउन करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। पहले राइट डाउन करेंगे, इनकम फ्रॉम मशीनरी, इनकम फ्रॉम मशीनरी, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और और फर्नीचर belonging to the SEC, belonging to the SEC, to the SEC, to the SEC, and and let on let on fire hire
let on hire, if not, if not, if not charged, charged under the head, under the head, business, business, business is is chargeable, chargeable, chargeable to income tax, to income tax under the head, under the head, under the head, head, income income from other sources, other सोर्सेज। ठीक है, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो किस में आएगा आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा। ठीक है, और जो कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज, जो कि है डेप्रिसिएशन, 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 डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो, is also, is also, is also allowed as deduction, as deduction। जो आपका डेप्रिसिएशन है उसका क्या मिलता है आपको, डिडक्शंस रिसीव्ड हो जाता है। एंड इसके बाद आता है आपको, ठीक है, इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेंडिंग, लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर विद बिल्डिंग। ठीक है, विद बिल्डिंग के साथ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले ये इसको समझ लेते हैं। अगर जो प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर वो करते हैं, लेटिंग आउट होते हैं, करते हैं, वहाँ से इनकम जनरेट होती है। ठीक है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो किसके अंदर में आएगी, आपके टैक्सेबल होगा अंडर दी अदर सोर्सेज के अंदर। और जो डेप्रिसिएशन है उसका भी आपको डिडक्शन अलाउड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट लेटिंग, लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑफ एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर विद बिल्डिंग, फर्नीचर बिल्डिंग, विद बिल्डिंग, सेक्शन नंबर, सेक्शन 56, 56 टू एंड थर्ड। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, ठीक है, जल्दी। एंड उसके बाद हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, राइट डाउन करेंगे। लेकिन अब, वेयर एन एस सी, वेयर एन एस सी, एन एस सी लेट्स ऑन, लेट्स ऑन हायर, हायर मशीनरी, हायर मशीनरी एंड 2 मिनट वेट। दैट्स गुड। ठीक है, वेयर एन एस सी लेट्स ऑन हायर मशीनरी, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, प्लांट और फर्नीचर, और फर्नीचर, और फर्नीचर belonging to him, belonging to him, to him, belonging to him, and also buildings, and also, also building, also building, and building, and the letting, and the letting, letting, letting of the building, letting of the buildings is, building is, is
inseparable from, inseparable from, inseparable from, inseparable from the letting, the letting, the letting of the said machinery, of the said machinery, machinery, plant or furniture, plant or plant or furniture or furniture, furniture, the the income from, the income from, income from such letting, such letting, such letting is chargeable, is chargeable, is chargeable to income tax, to income, income tax, tax under the head, under the head, under the head, income from, income from, income from other sources, from other sources, other sources, depreciation is, depreciation is, depreciation is, depreciation is allowed, is also allowable, allowable as deduction, as deduction, deduction, ठीक है। कंपोजिट, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, कंपोजिट, ब्रैकेट में डालेंगे कंपोजिट, रेंट इनसेपरेबल, रेंट इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, ठीक है। रेंट क्या हो सके, सेपरेबल हो सके, ठीक है। तो इसको एक बार समझेंगे, फिर लेंगे हम 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। आज जितना पॉसिबल होगा उतना आज हम करेंगे कि आज ये कंप्लीट करें इस चैप्टर को, ठीक है। तो वेयर एंड एसएससी क्या करता है, हायर करता है, ठीक है, किसको, मशीनरी को, प्लांट है और फर्नीचर को, जो कि ठीक है बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग को, जो कि आपका इनसेपरेबल है, ठीक है। लेटिंग आउट द सेपरेबल है, जो कि मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, ठीक है, इन सबसे क्या सेपरेबल है आपका, लेटिंग आउट से। एंड वो किसके अंदर में, टैक्सेबल होगा आपका इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा। अगर आपको कोई डेप्रिशिएशन, वो भी क्या होगा आपका, जो डिडक्शन होगा डेप्रिशिएशन का, वो आपको अलाउेबल होगा, ठीक है। और जो कि कंपोजिट रेंट क्या होना चाहिए, इनसेपरेबल होना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो अब हम लेते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा लेते हैं हम 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स का लेंगे, ब्रेक लेंगे अब, 10 मिनट्स का क्या ब्रेक है, फिर हम मिलेंगे। आज पॉसिबिलिटी क्या, आज ही हम खत्म कर दें अदर सोर्सेज को, ठीक है, विद नोट्स के साथ, ठीक है। सो अब मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद।
एवरीवन कम बैक एंड ब्रेक हो गया ओवर एंड अब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर डिविडेंड इनकम। एंड जल्दी जल्दी क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, जल्दी से कम बैक। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डिविडेंड इनकम। डिविडेंड डिविडेंड इनकम। ठीक है, क्या करेंगे, पहले राइट डाउन करेंगे देन समझेंगे। ठीक है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम 2 मिनट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिर राइट डाउन करते हैं। डिविडेंड इनकम फ्रॉम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल, डोमेस्टिक एज वेल, एज वेल एज फ्रॉम, एज फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी as well as from foreign company and foreign company and foreign company, foreign company, foreign company shall be taxable, shall be taxable, shall be taxable, taxable in the heads of, in the, in the hands of, in the hands of the shareholder, hands of the shareholder, shareholder। ठीक है, लाइक जैसे कि डिविडेंड इनकम होती है, जैसे कि डोमेस्टिक कंपनी होगी या फिर इंडियन कंपनी होगी या फिर फॉरेन कंपनी को वहाँ से डिविडेंड इनकम होती है, वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होती है। ठीक है, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होती है, आपकी टैक्सेबल होती है। एंड इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, 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 SEC shall be, SEC shall be, SEC shall be allowed deductions, allowed deductions, deductions, allowed deductions only for the interest, only for the interest, only for the interest, interest, expenses and expenses and expenses and that too, that too shall be restricted, shall be, पंखा चला के हीट फेंकेगा लैपटॉप, shall be restricted, restricted, restricted to 20%, to 20% of the dividend income, of the dividend income, dividend income। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट पे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, वो क्या होता है, आपको डिडक्शंस अलाउड होता है। ठीक है, अगर डिविडेंड इनकम होगा उस पर क्या होगा आपको, ठीक है, उस पर कोई भी अगर इंटरेस्ट मिलता है फिर डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो क्या होता है आपका, ठीक है, अलाउेबल होता है, डिडक्शंस अलाउड होता है एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें आपको 20%। ठीक है, तो 20% पे क्या होता है आपका डिविडेंड इनकम पे, ठीक है, इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग ऑफ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ डिविडेंड, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 222, सेक्शन 222 के अंदर में क्या है, डिफाइंड है डिविडेंड की मीनिंग।
ठीक है, राइट डाउन करेंगे। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द is part the part of the profit profit distributed 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 by by company company to its to its shareholder to its shareholder shareholder. It also it also it also includes it also includes deemed deemed dividend deemed dividend under section 222 A, B, B, C, D एंड ई। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम क्या है? एज अ पार्ट ऑफ किसका, प्रॉफिट के पार्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, शेयर होल्डर्स में, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर बैलेंस शीट है, ठीक है, लाइक अ बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, नेट प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट गिवन है 10 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख के। ठीक है, एंड जो कि डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड, ठीक है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट वो 12 लाख कर सकता है डिविडेंड, तो 12 लाख नहीं कर सकता। तो जो कि प्रॉफिट ही 10 लाख का, तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देगा डिविडेंड। ठीक है, तो जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किससे करती है कंपनी, वो कैसे करती है, एज अ प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, जो आपका, ठीक है, जो कि आपका बैलेंस शीट है उसमें से आपका जो कि नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे भी क्या करती है, क्या करेगी, टैक्स को पे करेगी कंपनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कि डिविडेंड इनकम होगी, ठीक है, अगर डिविडेंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उस पर भी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के केसेस में टैक्स को पे करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट है तो भी देख करना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट है तो भी करेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो भी करेगी। ठीक है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि नेट प्रॉफिट में 30% एंड डिविडेंड में 30%, यानी कि टोटल आपका ओवरऑल 60% को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश ऑन एसेट। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूट 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 इन कैश और और एसेट्स एसेट्स सेक्शन सेक्शन 222 222 ए। ठीक है, क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कैश और एसेट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें कैश या फिर एसेट्स को। ठीक है, तो उसको पहले राइट डाउन करेंगे। इफ एनी कंपनी if any company if any company has has distributed distributed any any amount amount to its to its shareholder to its shareholder shareholder either in cash either in cash in cash or in kind or in kind, it will be considered it will be considered it will be considered it will be considered to be to be dividend dividend income
income, income, but only, but only, but only to the extent, to the extent of, to the extent of accumulated profit, accumulated profit, accumulated profit, accumulated profit, whether capitalized, whether capitalized, whether capitalized। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर जैसे कि कोई कंपनी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कोई सा भी अमाउंट, लाइक है जैसे कैश हो गया, फिर एन काइंड में, ठीक है, कोई भी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ काइंड में, तो क्या माना जाएगा? आपको डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या होगा? आपका कैपिटलाइज्ड होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, दैट इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड, डिविडेंड गई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ डिवेंचर्स, ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड बोनस, एंड बोनस, एंड बोनस, बोनस शेयर्स टू, शेयर्स टू preference share, to preference share, preference shares shareholder। ठीक है, तो सेक्शन 222 बी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमारे जो कुछ होते हैं, हमारे पास फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इक्विटी, इक्विटी। सेकंड क्या होता है? हमारा प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस। ये आप एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, पहले समझते हैं हमारे इक्विटी शेयर क्या होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स लाइक जैसे कि एज अ, जैसे कि आपका जो एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, एज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड में, लाइक है जैसे कि जो भी एप्स हो गए, ठीक है, उस पर क्या इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स लाइक आईटीसी, आईटीसी को अगर आप परचेज करते हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? आपका इक्विटी हो गया। एंड उसके केस में आपको क्या मिलता है? वोटिंग पावर्स मिलती है, वोटिंग पावर्स मिलती है, वोटिंग पावर्स मिलती है। एंड इसमें आपका रिस्क एंड, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, रेशो क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाई होता है। एंड प्रेफरेंस के केस में कोई वोटिंग पावर नहीं मिलती। ठीक है, वोटिंग पावर नहीं मिलती है, कोई वोटिंग पावर नहीं होती। एंड जो कि, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? कम होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे, इसको पूरा राइट डाउन करेंगे। इफ एनी कंपनी, इफ एनी कंपनी, इफ एनी कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, टू शेयर होल्डर, और बोनस, और बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस, शेयर्स टू प्रेफरेंस, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट विल बी शेयर होल्डर,
it will be it will be it will be considered it will be considered 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 to be dividend dividend but only only to the extent of accumulated profit accumulated profit whether whether capitalized or not capitalized or not नॉट जो कि अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ डिवेंचर, ठीक है, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट कह सकते हो, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर को करते हैं, या फिर कह सकते हो बोनस शेयर्स को इशू करता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में क्या करता है, बोनस शेयर्स को इशू कर देता है, ठीक है, वो किसमें कंसिडर्ड होता है, एज अ डिविडेंड में आपके क्या होता है, कंसिडर्ड होता है, ठीक है, बोनस शेयर्स को अगर आप इशू करते हो, ठीक है, तो वो किसमें कंसिडर्ड होता है, एज अ डिवेंचर में, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ क्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका distribution of liquidation, section number 222C। अब उसे करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।